गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं मराठी का थर्ड चैप्टर शाल, जिसके कवि है, लेखक है राग जाधव। शाल मतलब शॉल जो हम लोग ठंडी में यूज़ करते हैं, ठंडी के दिनों में ठंडी से बचने के लिए, राइट। तो ये शॉल एज अ सम्मान, किसी का जब सम्मान होता है, किसी का सत्कार होता है तो उन्हें भी दी जाती है, इसलिए इसको प्रतीकात्मक कहा है। शालीभोवती असलेल्या लेखकाच्या आठवणी या पाठातून व्यक्त झाल्या आहेत. शाल ही प्रतिकात्मक आहे. शालेमुळे येणारा शालींचा संदर्भ अंतर्मुख करणार आहे. पाठातील अवताराचे उदाहरण हे माणसाची संवेदनशीलता जपणारे आहे. वस्तूंच्या संदर्भातील आठवणींचे मोल महत्त्वाचे असते. कोणत्याही निर्जीव वस्तूशी निगडीत असलेले संदर्भ मानवी भावना तरल ठेवतात. वस्तूशी निगडीत कोणतीही गोष्ट, आठवण असो अथवा प्रसंग, त्याचे मानवी संदर्भात सर्वार्थाने महत्त्वाचे ठरतात. शालीभोवतीस लेखकच्या आठवणी, लेखक को शॉल मिले थे। लेखक 2004 में साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे, उस समय उनको शॉल मिले थे। लेकिन पहली जो शॉल जो मिली थी वो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। वो क्या थी, वो लेसन में बताया। तो उसकी जो यादें हैं, उस यादों को इस लेसन के थ्रू उसने बताया है। शाल ही प्रतीकात्मक आहे। प्रतीकात्मक मतलब सिंबॉलिक है। शालीमुळे येणारा शालीनता संदर्भ अंतर्मुख, शाल की वजह से शालीनता, शालीनता मतलब पोलाइटनेस आ जाती है, ऐसे कहा गया है। उसके साथ साथ लेसन में एक औदार्य का औदार्य मतलब दिलदार वृत्ति जो होती है, उसका एक एग्जाम्पल भी दिया है। ये इंसान को संवेदनशील बनाता है। वस्तूंच्या संदर्भातील आठवणींचे मोल महत्व असते। कभी कभी जैसे कि तुम्हारा बर्थडे होता है या फिर कुछ स्पेशल डे होता है, तो उन दिनों में तुम्हें कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं। तो गिफ्ट जो दिए, तो गिफ्ट देने वाले की जो फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स उसके थ्रू हमारे लाइफ में रहते हैं। जैसे कि तुम्हारे फ्रेंड ने या फिर मम्मी डैडी ने तुम्हें कुछ गिफ्ट दिया बर्थडे के दिन, तो वो तुम रोज़ नहीं यूज़ करते, लेकिन जब भी उसे देखते हो तो तुम्हारे मम्मी डैडी की जो फीलिंग्स है या फिर मम्मी डैडी के लिए जो तुम्हारे मन में भावना है, वो भावना हमारी जाग जाती है। इसलिए काय की आठवणींचे मोल महत्त्वाचे असते. कोणत्याही निर्जीव वस्तूशी निगडीत संदर्भ मानवी भावना रहता है। कोई भी नॉन लिविंग थिंग जो होती है, उससे जो भी रेफरेंस है, तो रेफरेंस की वजह से हमारे मन में वो जो इंसान या फिर देने वाला जो है, वो देने वाले की जो भावना है, वो भावनाएं क्या होती है, जागृत रहती है। वैसे ही वस्तूशी निगडीत कोणतीही आठवण असो अथवा प्रसंग, त्याचे मानवी संदर्भ सर्वार्थाचे महत्त्वाचे ठरतात। मतलब ये चीज़ जो नॉन लिविंग चीज़, जैसे कि तुम्हारे पास गिफ्ट है, गिफ्ट किसने दिया है, क्यों दिया था, कब दिया था, ये जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पे देखते राघव जाधव के बारे में ऐसा क्या हुआ है। उनको कौन सी चीज़ मिली थी जिसका उनके लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टंट थी। एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो. काम झाल्यावर मी निघण्याच्या बेतात होतो. अब ये जो साहित्यिक है, साहित्यिक जैसे कि एक ग्रुप में या फिर एक साथ में काम करने वाले लोग मीटिंग करते हैं, कभी कभी एक साथ में मिलते हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर चर्चा करनी है, वैसे ये साहित्यिक भी एक दूसरे को मिलते रहते हैं। तो पु ल देशपांडे मतलब पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे किसी चीज़ की वजह से लेखक इनके घर पे इनको मिलने गए थे। काम हो गया था। काम होने के बाद चलो अभी निकलने की तैयारी में, इतने में सुनीताबाई पु ल देशपांडे की पत्नी का नाम है सुनीता बाई। तो सुनीता बाई ने इन्हें रुकाया और पूछा कि हमारे पास बहुत सारे शॉल है, तो उसमें से एक शॉल अगर हम आपको देंगे तो आप लेकर जाओगे क्या, आपको चलेगा कि एक शॉल आपको दे। मी एका पायावर हो म्हटले. पु ल व सुनीताबाईंनी यांनी मला शाल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला. ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेसमध्ये ठेवून दिली, वापरली मात्र कधीच नाही. लेखक कहते कि जैसे उनको पूछा गया कि आप शॉल लेकर जाओगे क्या, तो उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया. एका पायावर हो म्हटले मतलब तुरंत उन्होंने हाँ कर दिया. क्यों? क्योंकि पु ल देशपांडे, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे और सुनीताबाई, तो ये जो बहुत बड़ी हस्ती या फिर साहित्य जगत में इनका बहुत बड़ा नाम है, तो इनके थ्रू या फिर इनके हाथों से उनको शॉल मिल रही है, तो जाधव के लिए ये बहुत बड़ी गौरव की बात थी. जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि विराट कोहली की तारीफ अगर सचिन तेंदुलकर कर रहा है, तो विराट कोहली को बहुत अच्छा लगता है कि अरे सचिन जैसे इतना महान इंसान मेरे बारे में इतना अच्छा बोल रहा है, मतलब सचमुच मेरे अंदर कुछ बात है, तो उसके लिए गौरव की बात हो सकती है. वैसे ही जाधव के साथ भी हुआ. ती शाल, अब ये जो शाल है, ये शाल उन्होंने अपने सूटकेस में रख दी, क्योंकि शाल की महत्वता या फिर महानता उनके लिए बहुत बड़ी थी. उन्होंने कभी इसको यूज़ नहीं किया, ऐसे ही एक याद के रूप में उसको रख दिया. आगे वाई में विश्वकोश के अध्यक्ष, पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो. वाई सातारा डिस्ट्रिक्ट में वाई है, वहाँ पे विश्वकोश का सम्मेलन था और वहाँ पे एज अ प्रेसिडेंट राघव को नियुक्त किया गया था. तो जाधव वहाँ पे गए थे.
तिथे नदीकडच्या प्राज्ञ पाठशाळेच्या खोलीत मी राहत असे। वहाँ पे जो एक रिवर थी, उस रिवर के किनारे एक स्कूल थी। वहाँ पे स्कूल में लेखक की रहने की सुविधा की गई थी। खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या और ये जो रिवर थी कृष्णा रिवर थी। तो ये जो रूम थे उसके साउथ में जो विंडोज़ थे, ये विंडोज़ खोलने के बाद सामने कृष्णा रिवर दिखाई देती थी। थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकीखालील घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकड़ने उद्योगात होती। लेखक ने जैसे विंडो खोला तो उन्होंने देखा कि उसको विंडो के नीचे नीचे ही एक लेडी है। वहाँ पे छोटा सा घाट है। घाट मतलब जो सीढ़ियाँ बनती है नदी में उतरने के लिए, उसको घाट कहते हैं। तो वहाँ पे छोटे से तट के ऊपर एक लेडी अपने छोटे से बच्चे को टोकरी में रख के मछलियाँ पकड़ रही थी। तिचे बाळ कड़ाक्याच्या थंडीने कुड़कुड़ात होते। उसका जो बच्चा है, बच्चे को बहुत ही ठंड लग रही थी, ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए वो रो रहा था, वहाँ पे काँप रहा था, रो रहा था। पण आई तिकड़े बघत नहीं, लेकिन उसकी मम्मी का उसकी तरफ ध्यान नहीं था। उसका एक ही काम में ध्यान लगा था, वो है मछलियाँ पकड़ना। हो सकता है उस लड़की की कोई मजबूरी हो कि मछलियाँ पकड़ के उसको बाज़ार में बेचती होगी, तो उसके थ्रू उसको पैसे मिलते होंगे जो कि बच्चों को काम में आते होंगे। मला मात्र राहवले नाही। मी सुटकेसमधील पुलकीत शाल काढली, 5-50 रुपयांच्या नोटा काढल्या व त्या बाईला हाक मारली। लेखक से रहा नहीं गया। लेखक ने देखा कि चलो मम्मी का तो ध्यान नहीं है, हो सकता है उसकी कुछ मजबूरी है, तो लेखक से रहा नहीं गया। तो लेखक ने उसके सूटकेस में जो पुलकित, जो ऊपर पुल देशपांडे ने जो बताया ना, उनको एक शॉल दी थी, वो शॉल जो रखी थी वो शॉल उसके उन्होंने निकाली। साथ में कुछ पैसे भी 5-50 रुपये कुछ निकाले और उस लेडी को पुकारा। उसको बुलाकर विंडो में से सारी चीज़ें उसको दी और कहा त्या बाळाला आधी शालेत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बैस। उन्होंने कहा कि सबसे पहले करो वो जो बच्चा है उस बच्चे को शॉल में लपेट कर रखो और उसके बाद तुम्हें जितनी मछलियाँ पकड़नी है पकड़ लो। अब ये जो इंसिडेंट था, इसकी गर्माहट, ये जो शॉल थी उसकी गर्माहट से अधिक थी। तो इससे लेखक का जो औदार्य, दिलदार वृत्ति जो है, वो दिलदार वृत्ति यहाँ पे दिखाई देती है। कविवर्य नारायण सुर्वे खूब सभा सम्मेलन गाजवत। आगे नारायण सुर्वे जो कवि थे, इस कवि के बारे में बताया। नारायण सुर्वे मराठी साहित्य में बहुत बड़ा नाम है। सभा में सम्मेलन में जाते तो वहाँ पे बहुत भीड़ होती थी। आगे जाके साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी बने थे। तो इतना एक फेमस इंसान था। जब भी यहाँ इनकी सभा सम्मेलन होते थे, कवि सम्मेलन या कुछ भी होता था, सेमिनार होता है, तो वहाँ पे हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। फिर दिन हो या अहोरात्र, अहोरात्र मतलब दिन रात, डे एंड नाइट, मतलब रात को भी अगर प्रोग्राम होते हैं कहीं पे समय, तो वहाँ पर लोगों की भीड़ होती थी। प्रत्येक कार्यक्रमाला सम्मान चाहिए और हर एक यहाँ पे उनका सम्मान, उनके सम्मान में उनको एक शॉल और एक नारियल, श्रीफळ मतलब नारियल, तो श्रीफळ मिलता था। एकदा ते मला म्हणाले या शाली घेऊन मी आता शालीन बनने लागले हैं। तो उन्होंने एक बार ऐसे मजाक में कहा कि ये शॉल जो है, शॉल लोगों से लेकर मैं बहुत ही शालीन मतलब पोलाइट, शालीन मतलब पोलाइट, मैं पोलाइट बनते जा रहा हूँ। त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधिक खोच माझ्याच नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती। अब यहाँ पे क्या कि उन्होंने जो एक कमेंट की थी यहाँ पे, तो जो कमेंट है, ये कमेंट लेखक या किसी भी इंसान के मन में समझ में आती है कि इन्हें ऐसा क्यों कहा है। क्योंकि ये जो पहले से शालीन है, अब एक शालीन इंसान को और शालीन क्या बनना है, लक्षात येणार होती। शाल व शालीनता यांचा संबंध काय? लेखक कहते हैं कि शाल और शालीनता, शाल जो होती है और पोलाइट, इनका रिलेशन क्या है? खरे तर खरी शालीनता शाली बिना शोभते, उसमें कि पोलाइटनेस है, पोलाइटनेस जो है शाल के बिना ही शोभा देती है। क्योंकि पोलाइटनेस आने के लिए, इंसान के अंदर पोलाइटनेस आने के लिए शाल की ज़रूरत नहीं होती है। बिना शाल के पोलाइटनेस अच्छी दिखती है। और सुर्वे जो है, नारायण सुर्वे पहले से शालीन है। शालीनच्या वर्षाखाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नहीं और पहले ही शालीन है, पहले ही पोलाइट है। तो ये जो शाल उनके ऊपर जो मानो बारिश हो रही थी, उनके ऊपर वर्षा हो रहा था, तो उसके अंदर कभी वो गुम नहीं हुई और ना ही कभी कम हुई थी। तो ये जो शालीनता होती है, शालीनता किसी वजह से कम नहीं हो सकती और ये कभी गुम नहीं हो सकती। उन्होंने जाधव ने मी कविवर्यांना म्हटले शालीमुळे शालीनता येत असेल। जाधव ने नारायण सुर्वे से कहा अगर शाल की वजह से शालीनता आती है तो मैं कर्ज मतलब मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो जाएगा, मैं कर्ज में डूब जाऊंगा और मैं इतनी हालत मेरी ख़राब हो जाएगी कि मुझे भीख मांगनी पड़ेगी, इतनी मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन फिर भी उसने कहा कि फिर भी मैं क्या करूँगा, करोड़ों शाली, ऐसे बहुत सारे शाल में खरीदूँगा और सबको बांटते घूमूंगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से सब शालीन हो जाएंगे। अब इसके ऊपर ऐसा कहने पर ये जो कवि था, ये कवि हंसने लगा। पता नहीं उन्हें क्या इसमें से समझ में आया कि वो हंसने लगे।
शालीमुळे शालीनता येते की जाते या प्रश्नाचे माझे उत्तर जाते असेच आहे. अब लेखक राघव जाधव एक क्वेश्चन पूछते हैं कि शॉल जो होती है इससे पोलाइटनेस आती है कि जाती है. तो लेखक खुद ही इसका आंसर देते हैं और कहते हैं कि उनका आंसर है पोलाइटनेस जाती है. क्यों? क्योंकि सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच असतो. सन्मान करने मतलब हर जगह पे जाते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, हमारा सम्मान होता है. तो हर जगह पे सम्मान ऐसे आदर मिलने की वजह से एक एटीट्यूड या फिर घमंड जो है, घमंड हमारे मन में आ सकता है. तो एक जो शालीन दुनिया जो है हमारा फ़ैन क्लब है, ये फ़ैन क्लब मतलब बोलते हैं ना लोग सम्मान करते, लेकिन सम्मान करते करते जब हमारे अंदर घमंड आ जाए तो यही लोग हमें क्या करते हैं, ताने मारने शुरू करते. तो लेखक का मानना ये है कि इसकी वजह से एक जो दुनिया शालीन दुनिया शायद हम लोग गवा सकते हैं. ऐसा धोखा उनको इसमें दिखाई देता है. मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झालो. तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालींचा वर्षाव झाला. एवढ्या शाली जमत गेल्या की माझ्या 8x10च्या खोलीत त्यांना ठेवणे शक्य नव्हते. लेखक राघव जाधव 2004 में साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बन गए थे. बिनविरोध मतलब उनको किसी ने भी उनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लिया और अध्यक्ष बन गए. और उस 1-2 साल में उनके ऊपर बहुत माझ्यावर शालींचा वर्षाव मतलब बहुत सारे शाल मिले. क्योंकि अध्यक्ष होने के बाद फिर जहाँ पर भी सम्मेलन हुए, जहाँ पर भी सभा सम्मेलन, जहाँ पर भी सेमिनार, वहाँ पे उनको बुलाया गया. और जहाँ पे बुलाया गया एक कार्यक्रम है तो वहाँ पे 1-2 शाल तो मिलते ही थे. एवढे चले और उनके पास इतने शाल जमा हो गए कि उनकी 8x10 की जो रूम थी उस रूम में रखने के लिए जगह नहीं थी, रख ही नहीं सकते थे. फिर उन्हें क्या किया, सारे जो शाल थे उसका एक गाठोड़े बांधून उसका एक पोटी उन्होंने बांध दिया और उसका एक क्लोज निकटवर्ती मतलब क्लोज निकटवर्ती मित्रागढ़, उनका जो क्लोज फ्रेंड था उसके घर पे गए और उसे कहा कि यार ये शाल जो है ना सब तेरे पास रख दे और तुझे अगर यूज़ करे तो यूज़ कर सकता है, किसी को देना है तो दे सकता है. और ये दोस्त भी अपनी दोस्ती निभा रहा है. उसकी रूम भी इतनी, उसके पास भी बहुत बड़ा बंगलो नहीं था, उसकी भी छोटी रूम थी, लेकिन दोस्ती निभानी है इसलिए उसने क्या किया, वो शाल अपने पास रख दिए. छोट्या खोलीत त्याने ते सांभाळले. हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या और आगे जाके धीरे धीरे उसने क्या किया, जो शाल है दूसरे के ऊपर भी कितना बोझा रख सकते ना, इसलिए उसने क्या किया लेखक ने कि जैसे कोई गरीब है या कोई ऐसे श्रमिक है, गरीब श्रमिक जो काम करने वाला है, उसके पास पैसा नहीं है, उसको शॉल नहीं है, तो उसको उसने बांटने शुरू कर दिया. इन्हीं दिनों में लेखक एक बार शनिवार पेठ, पुणे में शनिवार पेठ है, शनिवार पेठ में ओमकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे. जब लेखक पुणे में था तो वहाँ पे ओमकारेश्वर मंदिर है, इस मंदिर के पास एक ब्रिज है छोटा सा, उस ब्रिज के ऊपर हमेशा घूमने, शाम के टाइम पे घूमने के लिए जाते थे. तेतिल कट्ट्यावर बसने मला आवड़े. वहाँ पे जो कट्टा मतलब जो दीवार बनी थी उस दीवार के ऊपर बैठना, ब्रिज के साइड में जो दीवार थी ना वो दीवार के ऊपर बैठना लेखक को अच्छा लगता था. एक दिवस काय घडले की कडक थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागूनच चिरगुटे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याचे मी पाहिले. एक दिन क्या हुआ कि ठंडी का मौसम है और ठंडी के मौसम में उसने देखा कि एक जो बूढ़ा है, एक बूढ़ा इंसान अशक्त मतलब वीक, अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागूनच चिरगुटे मतलब फटी हुई चादर वगैरह होती है ना, उसका टुकड़ा लेकर वो सो रहा था. पांघरून कुड़कुड़त बसल्याचे मी पहले उसने कहा वो जो फटी हुई चादर है, चादर को अपने ऊपर ओढ़ के वो जो इंसान है वो कांपते हुए वहाँ पे बैठा है, ठंडी की वजह से बेचारा काँप रहा था. दुसऱ्या वर्षी मी 2 शाली घेऊन ओमकारेश्वरच्या कट्ट्यावर आलो. तो म्हातारा होताच, त्याला 2 शाली दिल्या. त्याने थरथरते हाथाने मला नमस्कार किया. लेखक वहाँ पे डेली जाता है, उस बुढ़े को देखता है. दूसरे जब लेखक गए तो लेखक ने 2 शॉल लिए और वहाँ पे गया उसी ब्रिज के ऊपर और देखा वो बुढ़ा वहाँ पे बैठा है. तो उसने वो 2 शॉल थे उस इंसान को दे दिए और वो जो इंसान लेकर काँपते हुए इसको नमस्कार किया कि धन्यवाद कहा उसने. पुढे 4-5 दिवस मला काही कामांमुळे संध्याकाळी ओमकारेश्वरला जाण्याचा उसंत लाभली नाही. उसंत मतलब समय. आगे 4-5 दिन किसी काम की वजह से काम में बिजी था, इसलिए लेखक को शाम को रोज़ जैसे ओमकारेश्वर मंदिर में जाता था तो 4-5 दिन में बिजी होने की वजह से उसको जाने को नहीं मिला, टाइम नहीं मिला. जाण्यास उसंत मतलब वेळ, टाइम नहीं मिल रहा था. त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करीत राहिलो. उसके बाद वापस चलो आज
टाइम मिला है तो लेखक ने सोचा कि चलो 4-5 दिन के बाद लेखक को जब टाइम मिला तो लेखक वही वापस घूमने के लिए निकल पड़े. मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण झाली और वहाँ पे घूमते घूमते अचानक वो जो भिखारी था इंसान उसकी उनको याद आई कि वो कहाँ गया होगा, क्या हुआ होगा. तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हता, वो हमेशा की जगह पर नहीं था. तेथील पुलावर चक्कर मारे म्हणून मी उठलो व पुलावरून चलू लागलो. अभी चलो यहाँ पे बैठे बैठे करे क्या, तो चलो एक चक्कर काट कर आते हैं. ये सोचकर लेखक उस दीवार के ऊपर से नीचे उतरकर वहाँ पे चलने लगता है. पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला और जैसे चलते गए तो ब्रिज के मिडल तक गए तब देखा कि वो बुढ़ा जो है वो बुढ़ा वहाँ पे दिखाई दिया. मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो. तुरंत लेखक उसके पास चला गया. देखा तो क्या, वही भिक्षेकरी, वही जो भिखारी, वही भिखारी, वही फटी हुई चद्दर लेकर वापस वहीं पे उसका वही जीना, तेज कुड़कुड़ने तेज दीनवाने जीने, वही वापस जो है चद्दर डाल के वही उसे जैसे काप रहा है, वही गरीबों का जीना जी रहा था. मी म्हटले, बाबा तुम्ही मला ओळखले. त्याने नकारती मान हलवली. लेखक ने उसको पूछा, बाबा आपने मुझे पहचाना. तो उसने कहा नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना. हो सकता है बूढ़ा इंसान है, नज़र कमज़ोर होगी. मग मीच म्हटले, बाबा 5-6 दिवसांपूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या, आठवते. फिर लेखक ने उनको याद दिलाया. उन्होंने कहा कि बाबा आपको याद है, मैंने 5-6 दिन पहले आपको 2 शॉल दिए थे, आप ठंडी से ऐसे काँप रहे थे, तभी मैंने आपको 2 शॉल दिए थे, याद आया कुछ. बाबा यावर म्हातारा खुला व पुन्हा हात जोडून म्हणाला, हे भल्या माणसा तू लई मोठा, म्यासने शाली दिल्या, पण बाबा म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील. फिर जैसे ही लेखक ने रेफरेंस दिया ना शॉल का कि मैंने आपको शॉल दिए थे 5-6 दिन पहले, तो शॉल को याद आते, हाँ उस भिखारी को याद है, हाँ ये वही इंसान हो सकता है. तो उसने वापस हाथ जोड़कर उसने कहा कि हे भल्या माणसा तू लई मोठा. उसने कहा हे भले मानस तू बहुत बड़ा इंसान है, तू महान है, तू देवता है. म्यासनी, म्यासनी मतलब मुझे. म्यासने शाली दिला, म्यासने मतलब मुझे, मुझे तूने शॉल दिए, लेकिन मैं भिखारी हूँ. मैं भिखारीला शाली का शोधते, मैं भिखारी हूँ ना, तो एक भिखारी के ऊपर इतनी महंगी शॉल कैसे शोभा देना. लोग भी सोचेंगे यार इतना बड़ा भिखारी है, भिखारी शॉल लेकर बैठा है. ओके, कोई भी भिखारी अगर शॉल लेकर बैठेगा तो उसको तो कोई भीख देगा, क्योंकि लोग भी यही सोच रहे हैं कि शॉल खरीदने के लिए इसके पास पैसा है, तो खाने के लिए पैसा नहीं होगा क्या. तो उसने कहा इसलिए उसने कि मैं एक भिखारी, तो भिखारी को शॉल कैसे शोभा दे सकते थे ना. एक भिखारी, उसको तुमने अगर सूट पहनाया और उसको भीख मांगने के लिए खड़ा, कोई इंसान सूट पहन के अगर भीख मांगने के लिए खड़ा हो जाएगा तो लोग उसको भीख देंगे क्या, क्योंकि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उस बॉडी लैंग्वेज से लगेगा नहीं वो भिखारी है. ओके, तो इसलिए उसने कहा कि मैं भिखारी, तो भिखारी के लिए ये शॉल जो है ये कैसे शोभा दे सकते. भिखारी के लिए ये फटे हुए कपडे अच्छे लगते. त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट. मी शाली ऐकल्या व 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं बाबा. आमचं हे असलं बिकट जीणं, तुझं लई उपकार हायत बाबा. तो उसने कहा कि फिर मैंने क्या, शॉल जो है, शॉल तो मुझे शोभा नहीं, तो मैंने किया क्या, वो जो शॉल है शॉल को मैंने बेच दिया, और बेचने के बाद जो पैसा है उस पैसों में मैंने क्या किया, 2-3 भरपेट खाना खाया. कहने का मतलब ये था कि एक भिखारी है, भिखारी को शॉल देने से अच्छा उसको खाने के लिए कुछ देना चाहिए. क्यों, क्योंकि उसके लिए शॉल इम्पॉर्टेंट नहीं है. समझ में आया ना. क्योंकि लोगों की मेंटालिटी होती है, वो मेंटालिटी क्या होती है कि अगर भिखारी शॉल लेकर बैठा है तो उसके पास इतना पैसा तो खाना नहीं खा सकता क्या, तो उसको कोई भीख नहीं देगा. लेकिन उसके पास शॉल नहीं है, और ऐसे ना जैसे कि लेखक ने भी ऐसे सोचा ना कि ये बेचारा गरीब है तो इसको 2 शॉल दे देते हैं. तो वो इंसान ने, उस बूढ़े ने क्या किया था, उस बूढ़े इंसान ने वो शॉल जो उसको बेच कर उसने खाना खाया था. क्यों, क्योंकि उसने कहा कि पेट की जो आग होती है ना, वो आग बहुत ही ख़राब होती है. क्या मतलब शॉल से, शॉल की जो शोभा है उस शोभा से जो पेट की जो आग है वो आग बहुत ही बुरी होती है. मी शाली इकल्या, उसने कहा कि मैंने वो शॉल बेच दिया और 2 दिन मैंने खाना खा लिया. हमारी लाइफ ऐसे होती है, और तेरे बहुत उपकार है कि तूने मुझे शॉल दे दिए थे. मतलब हर एक चीज़. अभी देखो लेखक के लिए शॉल तो सम्मान की चीज़ थी, लेकिन वो जो भिखारी था उस भिखारी के क्या था, पैसे कमाने का एक जरिया था, एक सोर्स था उसके पास कि उसे बेचकर उसने पैसा कमाया. शालीची शोभा अन ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब. उसने कि शॉल की शोभा, शॉल जो है शोभा मतलब वो एज अ डेकोर या फिर फैशन, एज अ फैशन भी यूज़ करते हैं और उससे हमें गर्मी मिलती है. लेकिन पेट में जो आग लगती है उसे मिटाने के लिए शॉल की ज़रूरत नहीं होती. शॉल से पेट की आग नहीं बुझते, तो उसे बुझाने के लिए
अनाज की ज़रूरत होती है. भुकेल्यास अन्न द्यावे, तहानलेल्या पाणी द्यावे आणि हेही जमले नाही तर अभाग्यांना सन्मानाच्या शाळेत द्याव्यात. और फिर लेखक ने यहाँ पे एक बात बताई है कि जो भूखा इंसान है, सचमुच अगर उसको भूख लगी है, उसको नहीं मिल रहा है तो उसको अनाज मिलना चाहिए. जो प्यासा है, प्यासे को पानी मिलना चाहिए. और तुम्हें ये भी नहीं होता है तो कोई गरीब है तो गरीब को तुम कुछ नहीं दे सकते तो तुम्हारे पास ऐसे शॉल है, लेखक के पास शॉल है, इसलिए लोगों ने कहा कि शाली तेरे द्याव्यात. या फिर तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज़ है जो उसे जिसे बेच कर वो इंसान पैसा कमा सकता है या फिर उसको इनकम सोर्स हो सकता है, तो ऐसी चीज़ उसको देनी चाहिए. जैसे आज हम देखते हैं ना कि आज हमारे महाराष्ट्र में क्या पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं. ओके, तो इसमें कुछ लोग हैं जो हमारे हेल्प कर रहे हैं. कुछ लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं या फिर कुछ लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, जो एक दिन कमाते हैं और उस दिन एक दिन कमाते हैं, शाम को उसी से खाना खाते. तो ऐसे जो लोग हैं उनको आजकल काम नहीं, उनको पैसा नहीं है, राइट. तो ऐसे लोगों को हम लोग ने हेल्प करनी चाहिए. जिनको दो वक्त की रोटी मिलती है उनको हम लोग ने हेल्प करने से अच्छा है कि जिनको कुछ नहीं मिलता इसको हम लोग ने हेल्प करनी चाहिए. तो इस तरह से ये जो शाल है, ये शाल जो है, शाल से जुड़े हुए उसकी जो यादें हैं, उस यादों को लेखक ने इस लेसन में बताया है.